दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 27 मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। अच्छा, जितने भी लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको बता दूं ये सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि पटना बिहार में आयोजित सेपक टकराव विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में यहाँ पर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पहली बार है जब बिहार की मेजबानी में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में ये सेपक टकराव विश्व कप का आयोजन किया गया है। अच्छा, सेपक टकरा जो खेल है इसको लेकर हमने आपको बतलाया है, ये फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। ऑलरेडी सारी जानकारी हमने आपको दे दिया है। फिलहाल यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि होते हैं जो संबंधित होते हैं करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स के सारे मटेरियल चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ये सभी के लिए एक प्रकार से कॉम्बो कोर्स है। आप इसे नाम मात्र की फी पर ज्वाइन करके यहाँ से तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग इसे ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% जो उपस्थिति की अनिवार्यता थी अब समाप्त कर दी है। जो 75% यानी कि 75% अटेंडेंस होना ये अनिवार्य था, मतलब ये बिहार सरकार की जो साइकिल और पोशाक योजना है इसके लिए अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब इसी में हमने रिलेट करते हुए आपसे ये पूछा है कि बताएं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। क्योंकि अभी ये खबरों में है और बहुत ज़्यादा खबरों में है, इसीलिए हमने इससे रिलेट किया है कि इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में, जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। अगले वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ पर बात हो रही है स्कूल में जो उनकी अटेंडेंस बनती है उनकी, तो ये 75% की जो अनिवार्यता थी अब वो समाप्त कर दी है। अब छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही साइकिल और पोशाक उपलब्ध करा दी जाएगी। ये फैसला अभी हाल ही में लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है बिहार सरकार की साइकिल योजना के बारे में। आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना शुरू की गई थी। अब इस साइकिल योजना से जुड़ी हुई कुछ चौंकाने वाले जानकारी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट को देखिए। यहाँ पर लिखा गया कि बिहार की साइकिल अभियान के तर्ज पर ऐसी ही योजना कई अफ्रीकी देशों खास करके जाम्बिया, माली आदि में लागू है। अच्छा, इस चीज को लेकर बाकायदा हमने एक वीडियो में पहले भी आपको जानकारी दिया है, आप लोगों को मालूम होगा। साथ ही साथ इसको लेकर ये भी आपको हमने बताया था कि बिहार सरकार की जो साइकिल अभियान अभी चल रही है इसकी तारीफ संयुक्त राष्ट्र में भी किया गया है, जो कि विशेष रूप से यह अभियान लड़कियों को स्कूल तक पहुंचने में मदद करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने में सफल भी साबित हुई है। इसका परिणाम अभी देखने को मिलता होगा, खास करके गांव देहात में जहां पर ये योजना अच्छी तरीके से संचालित हुई है, वहां पर खास करके लड़कियां यानी कि बालिकाएं भी मतलब बढ़ चढ़ के शिक्षा हासिल कर रही है और एकदम से कदम मिला करके एकदम से स्कूल कॉलेज जाती है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया एक सराहनीय पहल है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें इस योजना से संबंधित है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपको बता दूं, चूंकि बात यहाँ पर हो रही है शिक्षा की और ये सारी चीजें शिक्षा से ही संबंधित है और शिक्षा के लिए ही किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2005 में बिहार का जो शिक्षा बजट था वो तकरीबन 4400 करोड़ था, जो कि अभी हाल ही में 2025-26 में जो बजट पेश किया गया है उसमें शिक्षा बजट की बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि भारत में किसी भी राज्य में सबसे अधिक है।
ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, बिहार के मौजूदा शिक्षा मंत्री जो है ये है सुनील कुमार। इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं जो कि इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री है। हालांकि इसमें बिहार में दो उप मुख्यमंत्री है, एक तो सम्राट चौधरी है, एक है विजय कुमार सिन्हा। इसी प्रकार से नई मंत्रिमंडल को लेकर जो जानकारी आपको हमने दिया है, कई सारी बातें हैं, वो तमाम चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे गृह मंत्री ही आपसे पूछ ले बिहार के कौन है, तो गृह मंत्री है नीतीश कुमार। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा जानकारी है, बहुत सारे मतलब खास करके विभाग हैं, इसको लेकर आपको चीजें याद रखना पड़ेगा। जैसे कृषि और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे है। अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हाल ही में बिहार दिवस मनाया गया है। बताइए कि बिहार दिवस मनाने की शुरुआत नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष किया गया था। देखिए, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में 22 मार्च को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा, या फिर यूं कहें नीतीश सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि 22 मार्च 2025 को न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वाणिज्य दूतावास और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें भारतीय अमेरिकी समुदाय के 130 से अधिक सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने बिहार की संस्कृति, उसके द्वारा की गई प्रगति और दुनिया भर में उसकी बढ़ती मौजूदगी को सराहा। जहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिहार से संबंधित फूड व्यंजनों के भी स्टॉल लगाए गए थे, जो खास करके बिहार की खान पान संस्कृति को भी बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रकार से यहाँ पर इसका स्टॉल लगाया गया था। अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो आयोजन था, यहाँ पर प्रवासी भारतीय समुदाय के 4 विशिष्ट सदस्यों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। फिलहाल ये सारी बातें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास में। और किसके द्वारा ये संयुक्त रूप से आयोजित हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, बिहार दिवस की बात हो रही है, कई जानकारी पहले भी हम दे चुके हैं आपको, यहाँ पर उन सारे बातों को पुनः से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 22 मार्च 2025 को 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। आपसे एग्जाम में 113वें बिहार दिवस का थीम पूछा जा सकता है। ये थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। अच्छा, बिहार कब अस्तित्व में आया था, तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में भारत के 12वें राज्य के रूप में अपना बिहार अस्तित्व में आया था। बिहार दिवस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 2010 से किया जा रहा है। 2012 में इसका शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया था। ये तमाम बातें यहाँ पर भी लिखी गई है, सभी को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम थीम की बात करें बिहार दिवस के विभिन्न वर्षों की 2022 से, तो 2022 में था जल जीवन हरियाली, 23 में था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, 2024 में कोई थीम नहीं था, 2025 में इस वर्ष है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में जारी जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, यानी कि भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गई है। देखिए, नवीनतम रिपोर्ट है, इसको लेकर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है कंप्लीट वो हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 165.7 मिलियन नहीं बल्कि बिलियन डॉलर हो चुकी है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लीड एंटरप्राइजेज और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा तैयार की गई भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था में 16 गुना वृद्धि हुई है। भारत को लेकर ये रिपोर्ट है। इसमें अगर हम देखें तो ये पिछले 10 वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था में 16 गुना वृद्धि इसमें देखने को मिला है, जो कि 2010 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर अगर तुलना 2024 से करें तो 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो चुकी है। तकरीबन इसमें 16 गुना वृद्धि देखने को मिला है, ये समझिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र का योगदान कुल जीडीपी में
4.25% है और ये पिछले 4 वर्षों में इसमें 17.9% की वार्षिक वृद्धि दर रही है, जो कि भारत की वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में उभरने की संभावना को दर्शाता है। यहाँ पर ये सभी जो आंकड़े, जो सभी तथ्य आपको दिख रहे हैं, ये हमने सभी इसी रिपोर्ट से लिया है, जो भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 अभी हाल ही में आई है। ये तमाम बातों को हूबहू आप इसी प्रकार से याद रखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2026 में 10% और अगले 5 वर्षों में $300 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जो कि 2024 के 165.7 बिलियन की तुलना में लगभग ये दोगुनी हो जाएगी अगले 5 वर्षों में। ये भी संभावना इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक पॉइंट और भी यहाँ पर है। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक इस क्षेत्र में शीर्ष राज्य है पूरे भारत में राज्यों के वर्ग में, जिनकी जैव अर्थव्यवस्था का आकार जो है ये क्रमशः $35.5 बिलियन और $32.7 बिलियन है क्रमशः। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरे स्थान पर है तेलंगाना, चौथे स्थान पर गुजरात और 5वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई इतनी बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात IMF के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है। देखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि पिछले 1 दशक में भारत की जो GDP है वो 105% बढ़ी है। आपको बता दूं कि IMF द्वारा हालिया जारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय GDP का जो आकार जो खास करके 2015 में $2.1 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर यानी कि पिछले 1 दशक की तुलना करें तो ये $4.3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 साल में 105% की वृद्धि के साथ अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को दोगुना वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो भारत को लेकर इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि इसमें 105% की वृद्धि देखने को मिला है। साथ ही इसी अवधि में यानी कि इस 10 साल की इस अवधि में अमेरिका 30.3 लाख करोड़ और चाइना 19.5 लाख करोड़, जर्मनी 4.9 लाख करोड़ और साथ ही साथ जापान 4.4 लाख करोड़ के साथ भारत से आगे है। यानी कि भारत इस मामले में 5वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब जीडीपी की दृष्टिकोण से देखें तो। लेकिन रिपोर्ट की माने तो भारत इस साल 2025 के अंत तक जापान को और 2027 तक ये जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। इस बात का खंडन इस रिपोर्ट में किया गया है। फिलहाल 5वें नंबर पे है जीडीपी के मामले में भारत। अच्छा, IMF की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 27-28 तक $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी और भारत $5.2 लाख करोड़ के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। IMF की इस रिपोर्ट में इसका भी खुलासा किया गया है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है जीडीपी की, तो जीडीपी में अगर हम देखें पूरी दुनिया में यानी अर्थव्यवस्था के मामले में जो शीर्ष देश हैं, इसमें ध्यान रखिए अमेरिका पहले स्थान पर है, फिर चाइना है और फिर जर्मनी, फिर जापान। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान और 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के मामले में अपना भारत है। ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर बाकायदा हमने लिख भी दिया है। अच्छा, जीडीपी के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके समक्ष हमने रखा है, आई होप आप जानते होंगे, इसलिए हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, RK श्रीराम कुमार। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखना, संगीत कलानिधि पुरस्कार और नृत्य कलानिधि पुरस्कार दोनों अलग अलग है। तो नृत्य कलानिधि पुरस्कार को लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। दोनों सम्मान दिए जाने की घोषणा एक ही साथ होती है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए, संगीत कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह वर्ष 1942 में अस्तित्व में आया था। आजादी से पहले से यह दिया जाता आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर समझना है आपको, 23 मार्च
अच्छा, यहाँ पर 25 होगा। 23 मार्च 2025 को संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के लिए वायलिन वादक आर के श्रीराम कुमार, जो कि चेन्नई के हैं, इनको प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त भरतनाट्यम कलाकार उर्मिला सत्यनारायण, जो कि ये भी तमिलनाडु चेन्नई की है, इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब ध्यान रखिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बता दूं कि पिछले साल ये पुरस्कार किनको दिया गया था। ये जानकारी इसी सीरीज में हमने आपको दिया था। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टीएम कृष्णा को 2024 के संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त नीना प्रसाद को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पिछले वर्ष को लेकर भी ये चीजें आपको ध्यान रखना है, पिछला वर्ष से भी संबंधित इस तरह के प्रश्न अराइज होते हैं। छठे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए, या फिर भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। तो ये भारतीय शहर है गुजरात, जो कि गुजरात नहीं बल्कि अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, ये ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद एक जगह है गुजरात में, यहीं पर इसकी मेजबानी कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए एक खास करके मेजबान शहर के रूप में भारत ने ये दावेदारी पेश की है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब आपको बता दूं कि भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर ये अभिरुचि पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट प्रस्तुत किया है, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार ने यह संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को भेजा है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और इसमें जो भारतीय शहर का चुनाव किया गया है वो है अहमदाबाद, गुजरात का। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत द्वारा चुना हुआ ये मजबूत दावेदार शहर है। अगर ये खास करके अप्रूव हो जाता है तो 2030 राष्ट्रमंडल खेल जो है, जो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, यहाँ पर भारत में होगा, अहमदाबाद में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा हो रही है, तो आपको बता दूं ये प्रत्येक 4 साल में आयोजित होते हैं। देखिए, पिछली बार 2022 में आयोजित हुआ था बर्मिंघम, ब्रिटेन में, लेकिन इसका अगला जो संस्करण है 2026 वाला, ये आपको ध्यान रखना है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। इसके बाद ग्लासगो के बाद अगला जो एडिशन है, अगला जो संस्करण है, जो कि आपको ध्यान रखना है 24वां संस्करण होगा। ये जो राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो वाला है, ये आपको ध्यान रखना है 23वां संस्करण होगा। यहाँ पर लिखा नहीं गया, आप लोग लिख लीजिए 23वां होगा। लेकिन इसके बाद जो खास करके अहमदाबाद को लेकर ये जानकारी हमने आपको दिया है, अगर ये सफल रूप से संचालित अहमदाबाद में होता है तो ये 24वां एडिशन इसका होगा। फिलहाल इसमें जो भी निर्णय है वो आएंगे तो इसको लेकर जानकारी हम आपको अवश्य देंगे। अच्छा, यहाँ पर 2022 को लेकर बात करते हैं। देखिए, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो था, ये इसका 22वां संस्करण था। इसका शुभंकर था पैरी द बुल, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, इस प्रतियोगिता की बात करें तो भारतीय एथलीट ने यहाँ पर 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते थे। कुल मिला के 61 पदक भारतीय एथलीट ने जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया था। इस पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। चूंकि यह भी राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद की वजह से चर्चे में है, तो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल को लेकर जो जानकारी अभी हम आपको दिए हैं, भारत के संदर्भ में ये तमाम बातें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। बताएं कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आप लोग जानते हैं 44वें वो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि केरल के रहने वाले हैं। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, न्यायमूर्ति हरीश टंडन को हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जो आप यहाँ पर इन्हें देख रहे हैं। अच्छा, उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के
19 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने की बात हुई है। इस पद पर थे न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, जो कि 19 जनवरी 2024 को ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। हालांकि आपको ध्यान रखना, न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई, ये चीजें ध्यान रखें। बात यहाँ पर अगर हम करें पटना उच्च न्यायालय की, तो इनसे संबंधित इसकी स्थापना को लेकर कई बार विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय ने अपना कार्य किस तिथि से प्रारंभ किया था, तो उस केस में भी आप यही आंसर करेंगे 3 फरवरी 1916। अच्छा, वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। क्रम की दृष्टिकोण से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाई कोर्ट के। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात करें तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा वो 51वें मुख्य न्यायाधीश है। तो इतनी सारी बातें ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कृष्णन विनोद चंद्रन को, जो कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 8वें प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 7 से 9 मार्च 2025 तक, यहाँ पर से नहीं तक होगा, 3 दिवसीय तवी महोत्सव आयोजित हुआ है? तो राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में तवी नदी के किनारे आयोजित होता है। अच्छा, आपसे तवी नदी को लेकर भी जानकारी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, तवी नदी के किनारे ही ये महोत्सव आयोजित होता है। अच्छा, इस वर्ष 7 से लेकर 9 मार्च 2025 तक अमर महल संग्रहालय में ये तवी नदी के किनारे आयोजित हुआ। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी नदी के किनारे ये संग्रहालय बना है, जिसका नाम है अमर महल संग्रहालय, यहीं पर ये आयोजित हुआ है। अच्छा, ये जो महोत्सव है ये जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने और यहाँ की समृद्ध विविध कलाओं को सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने पर आधारित है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो संग्रहालय की बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर इससे भी संबंधित एक प्रश्न अराइज होता है। जो जम्मू में तवी नदी के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर या फिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह अमर महल संग्रहालय है, और इसका इस वर्ष स्वर्ण जयंती यानी कि 50 वर्ष पूरा हुआ है, गोल्डन जुबली मनाया गया है। ये ध्यान यहाँ पर आप लोग रखेंगे। ये बातें यहाँ पर हमने किया तवी महोत्सव को लेकर। इसके अतिरिक्त सिमगो महोत्सव ये अभी हाल ही में खबरों में है। देखिए, इस वर्ष 15 मार्च को ये महोत्सव शुरू हुआ, 29 मार्च को इसका समापन हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, 15 से 29 मार्च तक पारंपरिक सिमगो महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ये गोवा में किया गया। अच्छा, यह गोवा में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे स्थानीय भाषा में सिमगोत्सव कहा जाता है। देखिए, सिमगो और उत्सव संस्कृत अगर आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से, मतलब वहां पे संधि विच्छेद जो होता था, सिमगोत्सव यानी कि सिमगो और उत्सव दो शब्दों का ये मिश्रण है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में यहाँ पर स्थानीय लोग सिमगोत्सव कहते हैं। तो ये संबंधित है गोवा से। गोवा में ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। तो फिलहाल यहाँ पर महोत्सव आदि को लेकर भी जो खास करके रिलेट करते हैं किसी विभिन्न राज्य से, ये चीजें किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पर 9वें प्रश्न पे आते हैं। 24 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम क्या है? देखिए, इस वर्ष 2025 की थीम जो है यह विकल्प नंबर सी, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। ये पिछले साल भी यही थीम था। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को माना जाता है। इसका उद्देश्य जो है इस बीमारी के प्रति लोगों को खास करके जागरूक करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, टीबी बीमारी को लेकर कई सारे पॉइंट एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टीबी यानी कि क्षय रोग की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये होने वाली एक खास करके भयानक बीमारी है, और बैक्टीरिया शरीर के किसी भी हिस्से में हमला कर सकती है, ये इसमें खासियत होती है। मतलब ये टीबी का जो बैक्टीरिया होता है कहीं पर भी हमला कर सकता है, लेकिन समान रूप से यानी कि जनरली जो है ये आमतौर पर ये फेफड़े पर हमला करता है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर टीबी को लेकर एक बात ये बता दूं कि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कब खोज हुई थी? 1882 को 24 मार्च को, जिसके 100 साल बाद 1983 में 101 साल बोल सकते हैं, ये पहला टीवी दिवस मनाया गया था 24 मार्च को। अच्छा, 2025 में इसका थीम क्या है? तो हाँ, हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें और परिणाम दें। ये 2025 का टीवी दिवस का थीम है। यस वी कैन एंड टीवी और कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, ये इसका खास करके यहाँ पर ये थीम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि इसमें 24% की बढ़ोतरी किया है। आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने हाल ही में सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। अब सांसदों का जो मासिक वेतन है ये 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपए कर दिया है, ये ध्यान रखिए। वहीं पर पूर्व सांसदों का जो न्यूनतम वेतन ये 25,000 रुपये होता है, इसे बढ़ाकर 31,000 प्रति माह कर दिया है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, 5 साल से अधिक की सेवा यानी कि एक टर्म से अधिक सदस्य रहे पूर्व सांसद को प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह की जगह अब 25 रुपये प्रति माह के हिसाब से जोड़कर उन्हें मिलेगा, ये ध्यान रखिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी दे दूं, तो दरअसल सांसदों का वेतन पिछली बार 2018 में बढ़ा था, और ये जब बढ़ा था उसी समय यह फैसला हुआ था कि केंद्र सरकार महंगाई लागत सूचकांक के अनुसार 5 साल में, यानी प्रत्येक 5 साल में वेतन वृद्धि की समीक्षा करेगी, और इसलिए अभी 24% की वर्तमान बढ़ोतरी को अप्रैल 2023 से लागू करने की घोषणा की गई है। पिछली बार 2018 में हुआ था, 18 के बाद 5 साल जोड़े तो ये 2023 में लागू होना था, लेकिन ये अभी हाल ही में इसको लेकर ये जानकारी सामने आई है, ये सारी बातें कही गई है और बढ़ोतरी किया गया है। लेकिन ये जो लागू होगा ये 2023 से लागू होगा, जो पिछला बकाया है वो जोड़ के मिलेगा, ठीक है। 11वें प्रश्न पे आते हैं। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा स्वदेशी फ्रिगेट लॉन्च किया है, बताएं कि निम्नलिखित में से इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तपस्या, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 22 मार्च 2025 को प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत दूसरा फ्रिगेट तपस्या लॉन्च किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, फ्रिगेट जो होता है ये एक प्रकार का युद्धपोत होता है, ये समझिएगा। जो तपस्या है ये तवास्य नहीं बल्कि तपस्या, ठीक है। कई जगहों पर तवास्य आपको लिखा दिखेगा। तो तपस्या आधुनिक तकनीक, हथियार और सेंसर से लैस है, और ये समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो खास करके भारतीय नौसेना को एकदम ताकतवर बनाएगा। और यहीं पर हमने वो पॉइंट लिखा है जो कि भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। देखिए, तपस्या जो नाम है ये महाभारत के भीम की गदा से लिया गया नाम है, ये अधिकारियों द्वारा कहा गया, मीडिया में खबरों में थी, वहीं से ये पॉइंट हमने यहाँ पर आपके बीच रखा है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत पहला जहाज त्रिपुत 24 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत ये दूसरा फ्रिगेट है तपस्या, जो अभी हाल ही में 22 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने 2040 तक चंद्रमा मिशन और डैश वर्ष तक, यानी किस वर्ष तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर यहाँ पर होगा वर्ष 2035 तक। ये चीजें अभी पुनः से खबरों में रही है, इस वजह से हमने शामिल किया है। आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मौजूदा अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। अभी हाल ही में इसरो 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा। इस चीज को पुनः से दोहराया गया है। वर्ष 2040 तक स्वदेशी तकनीक के साथ भारतीयों को चंद्रमा पर उतारने की भी कल्पना की गई। यहाँ पर आदमी की पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में यह पहल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यह मिशन प्रधानमंत्री मोदी के अंतरिक्ष विजन 2047 को प्राप्त करने की दिशा में प्रमुख कदम है। अच्छा, इस दिशा में इसरो बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। इसको लेकर अभी चंद्रयान 4 मिशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया था, वो भी हमने आपको बतलाया था। चंद्रयान 5 को मंजूरी दिया गया, और ये जापान के साथ संयुक्त रूप से, या फिर ये बोले जापान के सहयोग से लॉन्च होगा। ये भी बातें अभी हमने आपको 4 से 5 दिन पहले बतलाया है।
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से चेन बना के आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अच्छा, करंट अफेयर्स का ये वो डेडिकेटेड कोर्स है, जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक नाम मात्र की फी पर आपके लिए उपलब्ध है। ये जो पीडीएफ रिसेंटली लॉन्च हुआ, ये भी आपको करंट अफेयर्स के उसी कोर्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रशिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।